हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 एसएसटी के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था संविधान निर्माण, और सेकंड चैप्टर के भी अपन 2 वीडियो देख चुके हैं। और जिसके अंदर अपन ने क्या देखा था, हमने देखा था पहले दक्षिण अफ्रीका की कहानी देखी, फिर हमने अपने भारत लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपने भारत के संविधान निर्माण की कहानी देखी थी। और उसमें अपन ने देखा था कि आज़ादी के लगभग 20 वर्ष पूर्व ही भारतीय संविधान लिखने का कार्य प्रारंभ हो गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके 8 अन्य साथियों ने मिलकर के इस कार्य को प्रारंभ कर दिया था। फिर हमने धीरे धीरे उसके बारे में आगे पढ़ा और फिर अपन ने देखा कि 26 नवंबर 1949 को ये कार्य कंप्लीट हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ था बच्चों? ये 26 जनवरी 1950 को। तो ये 2 महीनों का उन्होंने जो गैप किया, क्यों किया? जबकि नवंबर में कंप्लीट हो गया था और लागू कब किया? जनवरी के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको 26 जनवरी का दिन उनके लिए विशेष महत्व का दिन था। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेसियों ने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो उस दिन को एज ए इम्पोर्टेंस देने के लिए, उस दिन को याद बनाए रखने के लिए ही उन्होंने 26 नवंबर 1949 को, जबकि सारा काम कंप्लीट हो गया था, के बावजूद उन्होंने 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया, मध्य रात्रि को। फिर अपने बच्चों उस वीडियो में अपन ने ये भी देख लिया था कि भारतीय संविधान जो 70 वर्ष पहले लागू हुआ था उसको हम आज तक क्यों मान रहे हैं। तो उसमें अपन ने देखा था कि जो हमारा संविधान है वो किस तरह का संविधान है, उसमें बुनियादी मूल्यों को लिया गया है। हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार, सभी लोगों के हितों के अनुसार बुनियादी मूल्यों को लिया गया है। दूसरी बात हमने कही थी कि उसमें एक संशोधन का प्रावधान है। उस संशोधन के प्रावधान की वजह से समय परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन कर लिया जाता है। अब हम आज अपना इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे और इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट में आज अपन देखेंगे भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। बुनियादी मूल्य या आधारभूत मूल्य कह दो, या बुनियादी मूल्य को कह सकते हैं कि हमारा दर्शन क्या था, है ना? कि बुनियादी मूल्य अर्थात राष्ट्रवादियों की सोच, दर्शन या फिलोसॉफी, यानी किन बातों को ध्यान में रख करके हमारा देश का जो संविधान बना है। और जो ये बुनियादी मूल्य थे वो हमारे जो देश का संविधान था उसकी प्रस्तावना के अंदर भी ये सारे शब्द हैं। क्योंकि अभी मैं आपको पूरी प्रस्तावना पढ़ाऊंगी इसकी, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या थी और उसमें क्या क्या बातों को समाहित किया था। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, तो मूल्य का मतलब होता है दर्शन, सोच विचार या फिलोसॉफी, यानी किन बातों को ध्यान में रख करके संविधान का निर्माण किया गया था। तो हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक जो बातें रख रखी थी, जो उनका दर्शन चल रहा था, जो उनकी फिलोसॉफी चल रही थी, जो उनके मन में सोच विचार थे, वही क्या कहलाते हैं? भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य है। तो बुनियादी मूल्य अर्थात राष्ट्रवादियों की सोच, दर्शन या फिलोसॉफी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा जो भी हम पूरे संविधान की बात करेंगे तो हमारे संविधान जो लिखा है उसकी जो शुरुआत है उसके अंदर हमारे बुनियादी मूल्यों का वर्णन है, और उन जो उद्देशिका के साथ होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। और ये हमारी पूरी जो भारतीय संविधान की ये प्रस्तावना है। और ये कार्य कब से प्रारंभ हो गया था? 1928 के अंदर हमने बात करी ना कि 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान लिखने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। यानी बुनियादी मूल्यों की बात तब से ही प्रारंभ हो गई थी। और प्रस्तावना में बुनियादी मूल्यों की झलक मिलती है। इस प्रस्तावना के अंदर हमें काय की झलक मिलेगी? हमारे बुनियादी मूल्यों की। और प्रस्तावना में संविधान की आत्मा बसती है। हमारा जो पूरा संविधान है, संविधान क्या है कि देश में क्या, क्यों और कैसे होगा। संविधान का अर्थ क्या है? सर्वोच्च कानून है। सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होंगे, नागरिकों को कौन से अधिकार मिलेंगे, नागरिकों को क्या उनके कर्तव्य हैं, हमारे नीति निर्देशक तत्व, सारी बातें संविधान के अंदर है। तो हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है? उस संविधान की आत्मा है। तो बच्चों, बुनियादी मूल्यों की बात आ गई समझ में? बुनियादी मूल्य मतलब हमारे राष्ट्रवादियों का दर्शन, सोच विचार या फिलोसॉफी, और वो सारी बातें उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाली है। तो जो प्रस्तावना हम देखते हैं तो हमारे बुनियादी मूल्यों की उसमें झलक मिल जाती है, और हमारी प्रस्तावना ही हमारे संविधान की झलक है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तावना क्या थी। तो पहले तो बच्चों आपको एक बात मैं बता दूं कि हर बच्चे को हमारे संविधान की प्रस्तावना मुंह जबानी याद होनी चाहिए। इसका हर एक शब्द आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हर एक शब्द का मतलब है। पहले मैं इसको पढ़ के बताती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आया बच्चों, अब आपको इसकी पूरी परिभाषा आपको मुंह जबानी, इस पूरी जो प्रस्तावना है वो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। अब हम इसके एक एक लाइन को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, हमारे संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट कहाँ से हो रही है? हम भारत के लोग। क्यों इसके अंदर हम भारत के लोग? क्या? क्योंकि जो संविधान का जो लिखा गया था वो किसी एक व्यक्ति विशेष या राजा ने नहीं लिखा था। इसके अंदर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे। संविधान सभा जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने लिखी, और वो सदस्य कौन थे? जिनको हमने चुना था। अर्थात इसमें जो भी बातें लिखी गई है वो हम सभी भारतवासियों की है। इसलिए स्टार्ट कैसे किया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हम किसी के अधीन नहीं है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। यानी हम भारत के लोग, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी मतलब जहाँ सभी समाज मिलजुल के आपस में भाईचारे से रहते हो, कोई समाज बड़ा कोई समाज छोटा नहीं होता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर राष्ट्र का या राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, सभी धर्म सभी पंथ सबका समान इक्वल है। यानी राष्ट्र की निगाह के अंदर यानी हम सब समान है, कोई विशेष धर्म नहीं है या कोई कम धर्म नहीं है, तो सभी पंथों को समान धर्म, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। लोकतंत्र अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही लिया है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। गणराज्य बनाने के लिए तो हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना है? अपन को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने तरह की न्याय की बात करें बच्चों? 3 तरह की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कि हमारे संविधान के अंदर वर्णन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, और राजनीतिक न्याय मिले, साथ में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करिए। कौन कौन सी? विचार अभिव्यक्त करना, विश्वास, धर्मनिरपेक्ष और उपासना। इस प्रकार 5 तरह के कि हम अपने विचार व्यक्त कर सके, हम अपनी अभिव्यक्ति को बिना किसी दबाव के जो भी हम चाहे कर सके, हमें आपस के अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, और धर्मनिरपेक्ष की बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि राज्य या हमारा जो राष्ट्र है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र की निगाह में सभी धर्म समान है। और उपासना, हम जिसकी चाहे उपासना प्रार्थना कर सकते हैं। ये 5 तरह की स्वतंत्रता की बात हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सभी की प्रतिष्ठा और गरिमा बनी रहे और सबको समान अपॉर्चुनिटी, है ना, नौकरियों के अंदर और अन्य किसी भी क्षेत्र के अंदर जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, सभी को समान अवसर मिले और प्राप्त करे, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। काय के लिए? उन सब में, यानी सभी नागरिकों के अंदर हमारी गरिमा बनी रहे, कहीं हमको ऐसा न हो कि हमारी प्रभुता खत्म हो रही है, हमारा आत्मसम्मान बना रहे, और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, अखंडता मतलब राष्ट्र खंडों में न बटे, हमारा राष्ट्र एक रहे, हम सब आपस में मिलजुल कर रहे, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम एक दृढ़ संकल्प है। मतलब हमको डिटरमाइन है कि हम भारत को क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कोई प्रेशर नहीं, स्वतंत्र हैं। फिर समाजवादी, सब समाज आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र का कोई पंथ या धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होगा बनाने के लिए, और उसके सभी नागरिकों को 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, और साथ में 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करना, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्मनिरपेक्ष या धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जिसको चाहे वो धर्म, कोई से भी धर्म को माने, किसी की भी उपासना करे, है ना, आपस में विश्वास से रहें, और सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा मिले, समान अवसर मिले,
और साथ में उन सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं। और अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 जनवरी 1949 को एतत् द्वारा, एतत् मतलब कानूनी वैधानिक रूप से इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, हम अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, है ना। तो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, यानी बिना किसी दबाव में हम अपने संविधान को अपनी सहमति से स्वीकार करते हैं। इस प्रकार ये हमारे बच्चों भारत की संविधान की प्रस्तावना है ना। और इसको उद्देशिका भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान बनाने का यही तो उद्देश्य है कि हमारे जो बुनियादी मूल्य हैं वही लागू हो जाए। तो ये हो गया बच्चों आपके भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर एक बात है कि समाजवादी जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द, जब हमारा संविधान लिखा गया था उस वक्त ये दोनों शब्द उसमें नहीं थे, लेकिन जब 42वां संशोधन हुआ तो 1976 के अंदर इसको जोड़ दिया गया है ना। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट होता रहता है, संशोधन होते रहते हैं समय परिस्थिति के अनुसार। तो 42वां संशोधन जब 1976 के अंदर हुआ था तो इसके अंदर समाजवादी और पंथ धर्मनिरपेक्ष की बात कही थी। तो बच्चों अभी तो अपन ने बात करी थी भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। अब इसी के अंदर में आपके सिलेबस के अंदर एक चीज और रह गई है, कुछ जो हमारे राष्ट्रवादी नेता हैं उनके कुछ विचार भी आपकी पुस्तक में दे रखे, तो हम उन विचारों को भी देख लेते हैं और उसके बाद अपना लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने यहाँ पर 3 राष्ट्रवादी नेताओं की इसके अंदर अपन को विचार दे रखे हैं, वो है महात्मा गांधी, इसके बाद B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो मैं तीनों की एक एक करके आपको तीनों की जो विचार है उसको मैं यहाँ पर बताऊंगी। जिन राष्ट्रवादियों की मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि महात्मा गांधी, अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों अभी अपन ने जब संविधान की बात कर रहे हैं तो आपने देखा भी कहीं पर भी महात्मा गांधी का जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जब संविधान निर्माण हुआ तो महात्मा गांधी उसमें कहीं भी तरह से इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के कुछ अनुयायी थे, वो जरूर इस भारतीय संविधान लिखने के अंदर सम्मिलित थे। तो जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, ऐसे में ही जब बात चली रही थी इसका कार्य, तो 1931 के अंदर महात्मा गांधी की एक पत्रिका यंग इंडिया प्रकाशित हुई और यंग इंडिया के अंदर महात्मा गांधी ने अपने विचार व्यक्त किए थे और महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे संविधान के अंदर ये बातें सम्मिलित होनी चाहिए, मैं इससे कम संतुष्ट नहीं हूँ। इन्हें महात्मा गांधी के जो विचार थे हमारे संविधान के अंदर किन किन बातों को सम्मिलित किया जाए, तो ये विचार इस तरह से थे कि हमारा जो देश है वो गुलामी व अधीनता मुक्त समाज बने, यानी हमारे संविधान के अंदर इन बातों का जिक्र हो, हमारा संविधान इस तरह से हो कि जो हमारा जो देश है वो कैसा बने, गुलामी व अधीनता से मुक्त समाज बने और हर गरीब को लगे कि मेरी भी भागीदारी है इस समाज में, इस देश के निर्माण में, इस देश के हर कार्य में हर गरीब को ये लगे कि मेरी भी हिस्सेदारी है, मेरी भी भागीदारी है। सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहे हैं। गांधी जी ने जो अपनी यंग इंडिया पत्रिका में कहा था कि संविधान के अंदर इस बात का समावेश हो कि सभी हर गरीब की हिस्सेदारी हो और सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहे और उच्च वर्ग व निम्न वर्ग न रहे, यानी वो कैसा समाज चाहते थे जो गुलामी व अधीनता मुक्त हो। दूसरी बात, हर गरीब को लगे कि मेरी भी हिस्सेदारी है, मेरी भी भागीदारी हो। उच्च वर्ग व निम्न वर्ग न रहे, समाज में ये वर्ग ऊंचा है ये नीचा रहे, ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि भारत आजादी के बाद भारत के अंदर सभी लोग एक वर्ग के अंदर रहें, सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहें। इनकी इच्छा थी कि सभी जाति धर्म के आधार पर संप्रदाय की जो दंगे हो रहे हैं वो न होकर के सभी लोग मिलजुल कर रहें। और उनका मानना था कि शराब, नशीली चीजें व छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं हो। छुआछूत के गांधी जी शुरू से ही विरोधी रहे। तो गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान के अंदर इस बात का उल्लेख हो कि शराब, नशीली चीजें, छुआछूत के लिए इसके अंदर कोई जगह ही न हो और औरतों को भी मर्दों के बराबर अधिकार मिले। जो औरतें हैं उनका शोषण न हो, हर क्षेत्र के अंदर औरतों को भी मर्दों की बराबरी का हिस्सा मिले। तो गांधी जी ने कहा था कि मैं इससे कम संतुष्ट नहीं हूँ, है ना। वैसे संविधान जो लिखा गया उसमें कहीं भी गांधी जी का जिक्र नहीं है, लेकिन गांधी जी के अनुयायी जरूर उस संविधान लिखने की जो सदस्य थे उसमें थे। लेकिन गांधी जी ने 1931 के अंदर अपना यंग इंडिया जो उनकी पत्रिका प्रकाशित हुई थी
उसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि संविधान के अंदर इन बातों का समावेश हो। तो आपकी पुस्तक के अंदर बच्चों इतना ही दे रखा है, तो मैंने इतना ही पढ़ाया है। अब दूसरी बात है अंबेडकर के विचार। अंबेडकर क्या थे? दलित थे। तो उनकी देखो बच्चों, जब संविधान बनता है या कोई भी बात होती है, देश के प्रत्येक नागरिक के अपने विचार हो सकते हैं। वो किस समुदाय से बिलोंग करता है, जिन परिस्थितियों में रहता है, उसके हिसाब से उसका दिमाग चलता है और उसके विचार थे। जो अंबेडकर थे वो क्या थे? दलित थे। तो उन्होंने जो बचपन से जो सहा था, तो उनके मन में एक बात थी कि जब देश बने तो दलितों का उत्थान हो और गैर बराबरी मुक्त भारत में की स्थापना हो। मतलब वो ये चाहते थे कि दलित है ना, ऐसे जो जिनको अछूत माना जा रहा है, ऐसे दलितों का क्या है? उत्थान हो, क्योंकि उन्होंने वो सारी पीड़ा सही थी। तो उनका मानना था कि दलितों का उत्थान हो और गैर बराबरी मुक्त समाज की स्थापना हो। फिर इन्होंने एक कथन भी कहा था, जो अंबेडकर का जो कथन है वो मैं बता रही हूँ कि 1950 हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब देश का संविधान लागू हो गया 1950, तब उन्होंने एक लाइन कही थी कि 1950 से हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम राजनीति अर्थात कानूनी तरह से तो समानता मिलेगी हमें, लेकिन आर्थिक व सामाजिक जीवन में असमानता से भरा होगा। बात बिल्कुल सही है बच्चों। यदि हमको कानून कहीं पर कुछ सुविधाएं दे देता है, समानता का अधिकार दे सकता है, या राजनीतिक रूप से हमको समानता का अधिकार मिल जाता है, जैसे संविधान में कह दिया, राजनीतिक तौर पे कोई कानून बना दिया कि सब समान है, छूत अछूत कुछ नहीं है, स्त्री पुरुष सब समान है, लेकिन वास्तविक समानता तब मिलती है जब उसको हम व्यवहार में लाएं, हम प्रैक्टिकली लाएं। हमको कानून में कह दिया है, राजनीति में कह दिया है कि आप सब समान हो, लेकिन यदि हम आर्थिक और सामाजिक स्तर के ऊपर देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भेदभाव बना हुआ रहता है। तो अंबेडकर ने ये कथन कहा था कि 1950 से हम क्या एक विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको कानून ने तो समानता का हक दिला दिया है, कानूनी तौर पर राजनीतिक रूप से तो सब समान है, लेकिन फिर भी हम प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से, धरातल के ऊपर आर्थिक और सामाजिक रूप से हमको विरोधाभास का सामना करना है। हम अभी भी समानता हमें नहीं मिली है। तो ये अंबेडकर का कथन था। इसी क्रम के अंदर मैं आपको जवाहरलाल नेहरू का भी बताऊंगी कि जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। उनका मानना था कि भारत के अंदर कैसी अर्थव्यवस्था हो, न तो समाजवादी न पूंजीवादी, वो समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रण चाहते थे। अर्थात उनका मानना था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। और बच्चों, आज भी हमारे भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सिर्फ पूंजीवादी भी नहीं है और समाजवादी भी नहीं है, दोनों का मिश्रण हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर देखा जा सकता है। तो ये हम अर्थशास्त्र के अंदर और भी पढ़ेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। साथ के अंदर 15 अगस्त 1949 को उन्होंने एक भाषण दिया था। मध्य रात्रि में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा था कि आज़ादी के जन्म के पूर्व यानी हमने बहुत प्रसव पीड़ा झेली है। जैसे बच्चे के जन्म से पहले माँ को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन फिर क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है और वो एक प्रसन्नता का क्षण होता है, तो वो सारी पीड़ा को भूल जाती है। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि हमारे देश को आज़ादी मिली है, हमारा देश की आज़ादी का जन्म हुआ है, लेकिन उसके पहले हमने क्या सहा है, प्रसव पीड़ा झेली है, लेकिन अब और हम ये झेलेंगे नहीं। अब हमें लोगों के आंसू पहुँचने होंगे और एक डर से मुक्त, एक समान, एक उन जैसा समृद्ध भारत की कल्पना उन्होंने की थी। तो बच्चों, ये हमने जो पूरी बात कर ली कि भारतीय संविधान के, जैसे हमने आज वीडियो अपनी जो स्टार्ट करी थी वो भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों से की थी, जिसमें हमने कहा था कि हमारी जो प्रस्तावना है ना, हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर क्या है, ये जो हमारे भारतीय जो मूल्य है, बुनियादी मूल्य है, उसका समावेश है, उसकी झलक मिलती है। फिर मैंने आपको पूरी हमारे जो प्रस्तावना है उसको पढ़ के बताया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह से मैंने उस प्रस्तावना को स्टार्ट किया। और आपको मैंने कह भी दिया है कि प्रस्तावना को बिल्कुल, जिसको कहते हैं रट्टा मार, याद होनी चाहिए ताकि हम उसके एक एक शब्द का अर्थ निकाल सकें। फिर मैंने 3 राष्ट्रवादी जो नेता थे हमारे, महात्मा गांधी, अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, उनके जो विचार आपकी पुस्तक में दे रखे उसको बता दिया। तो बच्चों, जो ये अपना NCERT की जो बुक में लोकतांत्रिक राजनीति का जो सेकंड लेसन आपका दे रखा है, संविधान निर्माण, उसको मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग पूरी तरह से पढ़ा दिया है। अब आपका काम है कि सेकंड लेसन की जो 3 वीडियो हैं, तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए, 1 से 2 बार देखिए, उसको जूम कीजिए, उसके स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको पॉज कर करके
एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए और जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ उससे आप अपने नोट्स भी बना लीजिए ताकि आपका काम इजी हो जाएगा। और जब लेसन कंप्लीट हो जाए तो आप आपकी कॉपी में इसका होमवर्क भी कर लीजिए ताकि मेरे साथ साथ आपका भी कोर्स कंप्लीट होता रहे। अब हम अगली वीडियो के अंदर अगला लेसन देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।